अब आज हम लोग इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ना डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने जब भी इंटीग्रेशन का जो भी न्यूमेरिकल किया उसमें ऐसे इंटीग्रेशन का साइन होता था और एक फंक्शन दिया रहता था और इसे आप इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेट होकर के एक नया फंक्शन दे देता था, जैसे कैपिटल एफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट लिखते थे। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये जो इंटीग्रल का साइन है उसमें नीचे और ऊपर में आपको नंबर्स मिलेंगे ए और बी से। ठीक है, ए और बी ये नंबर्स है, इनको लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहा जाता है। ए को कहा जाता है लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन and B is called upper limit। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करें भाई, और इसको डेफिनिट क्यों बोलते हैं? तो इसमें करने का कुछ नहीं है, पहले तो आप नॉर्मल तरीके से फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, जो भी फंक्शन है, उसके बाद इसमें करना क्या होता है कि दोनों तरफ इस तरह से मॉड का साइन दिखाना होता है आपको ऐसे। असल में ये वर्टिकल लाइंस है, मॉड नहीं है, मॉड के साइन जैसा होता है। और इसमें आपको वो जो ए और बी लिखा है ना ऐसे लिखना पड़ेगा, ए और बी नीचे और ऊपर। उसके बाद इस फंक्शन की पूरी वैल्यू बी पर निकालिए, मतलब अपर लिमिट पर, फिर माइनस लगा करके इसी फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे निकालिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनली एक कांस्टेंट आएगा, एक नंबर आएगा। तो चूंकि इस इंटीग्रेशन के बाद हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलती है, इसीलिए इसका नाम हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रखे हैं। क्लियर? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास आया कि भाई 2x इंटू डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन करना है। अगर ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा है तब तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लेकिन मान लो ऊपर नीचे कुछ नंबर दे दिया जाए, यहाँ 1 दे दिया जाए और यहाँ पे 4 दे दिया जाए, तो इसको पढ़ते हैं ऐसे है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx फ्रॉम 1 to 4 फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ऐसे पढ़ते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर आएगा भाई, 2 बाहर चला जाएगा और x का x स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 2 कट जाएगा। अब इसमें आपको कांस्टेंट नहीं लगाना है, इसमें ऐसे वर्टिकल लाइंस बनानी है और लोअर और अपर लिमिट लिखेंगे 1 और 4। अब क्या करना है, यहाँ देखो आपको इस फंक्शन की वैल्यू 4 पे निकालनी है, तो क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर, फिर माइनस लगा के क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 15 आया। देख रहे हो एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है कि नहीं? ये जो फाइनली आंसर जो आपका आ रहा है दिस इज ए डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू। इसीलिए इसका नाम जो है ना रखा गया है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल सिंपल केस हमें यूज करने होते हैं, जैसे मान लीजिए 4 प्लस एक्स है, ठीक है, इंटू डी एक्स है, और इंटीग्रेशन में कुछ लिमिट दे दिया भाई 2 से लेकर के 3 तक। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो 4 से 4 प्लस एक्स 2 to 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। आया, पहले मैंने साधारण तरीके से इंटीग्रेट किया और यहाँ पर मैंने लिमिट लगा दी। लिमिट क्या था 2 और 3। क्लियर? अब ये हमारा पूरा फंक्शन है, इसकी वैल्यू एक बार निकालनी है बी पर और एक बार ए पर, मतलब एक बार सबसे पहले अपर लिमिट रखो, तो 4 इंटू 3 12, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस 3 का स्क्वायर 9/2। ये हो गया पूरे फंक्शन की वैल्यू कब? अपर लिमिट पर। फिर बीच वाला ये जो माइनस है ये लगाया, अब इसी फंक्शन का वैल्यू लोअर लिमिट पे निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 रख दो जहाँ x है, तो 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4/2। ठीक है, तो देखो इसको करो तो 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, 9 माइनस 4/2
कितना हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 13/2। क्लियर? एनी डाउट? कुछ डाउट है पूछो। कोई डाउट नहीं। अब मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूँ, आप सॉल्व कीजिए। एलजेब्रिक फंक्शन का ही पहले करो। 3x² प्लस 4x का इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2। इंटीग्रेट करो, बताओ क्या आंसर आएगा। थर्टीन 13 आएगा। नाइन पहले बताओ 3x² को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x³/3, तो 3 कट जाएगा, प्लस 4 इंटू ये x है ना, तो x²/2 होगा। इसका लिमिट निकालना है, कहाँ से कहाँ, 1 से 2। ठीक है, तो पहले 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब 8, और ये कितना है आपका, ये आपका 2 है ना, तो 2x², तो 2 इंटू x² करोगे तो 4 होगा, माइनस 1 रखो तो 1 प्लस 2x² में x की जगह 1। 13 हाँ, तो ये कितना हो गया, 8 और 8 16 हो गए, और ये -3 आ गया ना 13। या अच्छा, अब आते हैं हम लोग 4/x इंटू dx, इसका वह इंटीग्रेशन 1 से 2। क्या करो चूंकि ये 4/x है, तो इसका होता है 4 ln x, ये होता है ना, 1/x का ln x होता है। 4 जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि उसको तो कोई मतलब नहीं है, और ln x की जगह पहले लिखेंगे ln2 माइनस ln1। अब log 1 होता है जो, इसकी वैल्यू 0 होती है, ये मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 4 ln2 बचेगा। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले अब सवाल करते हैं कुछ। जीरो से π/2 cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, प्लस sin x होता है। तो पहले तो हम sin x लिख देंगे, और ऐसे लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। ठीक है, उसके बाद sin x की जगह रखोगे π/2, माइनस साइन क्या लिखोगे, 0। तो साइन π/2 कितना होता है, साइन 91 होता है, और 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाता cos x का इंटीग्रेशन है, और यह आता मान लीजिए 0 से लेकर पाई, तो बताओ ये इसकी वैल्यू कितनी आती, सॉल्व करो तो। देखो cos x का इंटीग्रेशन तो ऊपर ही लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया sin x। ठीक है, अच्छा sin x हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, 0 से पाई, तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस साइन 0 होगा, पाई में तब मतलब हो गया 180, साइन 180 0 होता है। ठीक है, और साइन 0 तो 0 होता ही है, 0 होगा ना,
हम लोगों ने इसको लग रहा है -1 लिख दिया। cos 180 cos पाई -1 होता है। क्लियर? चले नेक्स्ट स्लाइड पर। यस सर। यस सर। अब हम लोग sin x का चलो करते हैं इंटीग्रेशन। sin x इंटू डी एक्स, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से लेकर π/2 तक। इंटीग्रेट कीजिए तो क्या आएगा, ट्राई करो। देखो इसे कैसे करना है। sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, ठीक है, 0 से π/2। माइनस बाहर रख दो क्योंकि -1 से ये मल्टीप्लाइड है, तो एक बार लगाएंगे हम लोग cos π/2, फिर क्या लाएंगे cos 0, ठीक है, ये माइनस रहेगा। cos π/2, cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस मिलकर ये +1 आएगा। जीरो टू पाई sin x dx की वैल्यू निकालो, इसको इंटीग्रेट करो। ओके, लेट अस सी। sin x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो पिछली बार की तरह क्या आ जाएगा, -cos x, ऐसे होगा ना। ये माइनस आप चाहें तो बाहर भी निकाल के शुरू से ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 0 से लेकर पाई, ठीक है। अब ये आ जाएगा cos पाई माइनस cos 0, ठीक है। cos पाई जो होता है वो -1 होगा और cos 0 जो होगा वो 1 होगा। तो ये माइनस बाहर है और ये -2 आ रहा है, तो ये मिला के कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। नोट करो। चलो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो देखो। अब मान लो कि sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स, ये आया 0 से π/4, इसको इंटीग्रेट करो। sin x प्लस cos x 0 to π/4, 0 आ रहा है। देखो sin x का क्या हो जाएगा, -cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, +sin x। ये आया, ये पूरा फंक्शन है आपका। ये 0 से लेके कितना है, π/4 है। अब इस पूरे में हमें पहले π/4 रखेंगे, तो ये आएगा -cos π/4 प्लस sin π/4 माइनस cos 0 प्लस sin 0, ऐसा आएगा ना। अब देखो ये जो होता है cos π/4, cos 45 1/√2 होता है, sin 45 ये भी 1/√2 होता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो माइनस cos 0 कितना होता है 1, और sin 0 क्या होता है 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। और माइनस माइनस 1 क्या मिल गया, +1 आंसर होगा। क्लियर? यस सर। अब आओ, अगर आपके पास cos सपोज ax प्लस b होता, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, जो भी हो, 0 से मान लीजिए पाई हो, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। पहले देखो इसमें cos का इंटीग्रेशन तो साइन होता है नो डाउट, तो ये sin ax प्लस b हो जाएगा, लेकिन चूंकि x के साथ a मल्टीप्लाइड है तो वो बाहर आके इसमें डिवाइड भी होगा, और फिर इसकी लिमिट अपना जो है सो है 0 से लेकर i, ठीक है, समझ में आया। और बाद में इसमें वैल्यू पुट कर देना है,
तो ये जो नीचे ए रखा है ये कांस्टेंट है, आप इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये वैसे ही रहेगा। तो अब रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए पाई प्लस बी, ठीक है, पाई रखा सब। उसके बाद x की जगह 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन बी। अब चूंकि ये बी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे, समझ में आया? तो अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड रहता है तो इंटीग्रेशन के बाद वो डिवीजन में चला जाता है। साइन 2x प्लस पाई बाई 6 है इंटू डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। ट्राई करो तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा cos 2x प्लस पाई बाई 6, ठीक है। और नीचे में किससे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। माइनस को चाहे तो पहले ही बाहर निकाल दीजिए। और ये 0 से कहाँ है, पाई बाई 2 है, 0 से 90। ये माइनस हाफ को बाहर रखते हैं। पहले हम x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई। तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस पाई बाई 6 हुआ, माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो cos पाई बाई 6 होगा, ठीक है। अब ये जब आ गया तो इसको वैल्यू अब कैसे निकाले, देखो cos पाई प्लस पाई बाई 6, पाई 180 आता है ना, cos 180 प्लस थीटा है, ये माइनस cos थीटा होता है, ये माइनस cos पाई बाई 6 होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, एएसटीसी रूल पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्री में, ये वाला। कि ये अगर 0 है तो ये पाई है, तो ये ऐड शुगर टू कॉफी, ये एंगल पाई प्लस पाई बाई 6 इधर आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। और यहाँ पे भी वही हो गया कॉस पाई बाई 6। तो ये 0 नहीं आएगा, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस 1/2 हाँ, तो ये 1/2 1/2 इंटू 2 cos पाई बाई 6, 2 cos पाई बाई 6 है ना। तो cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो कितना आ जाएगा ये आंसर, √3/2 आएगा। अभी भी गलती कर रहे हो, अरे पाई बाई 6 में हड़बड़ा जा रहे हो क्या। पाई बाई 6 इज 30 डिग्री, cos 30 √3/2 होता है, sin 30 1/2 होता है। क्लियर हुआ? क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता था स्लोप निकालते थे हम। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब हम कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ए से बी, कोई फंक्शन आता है ना जैसे fx dx, तो आखिर हमें मिलता क्या है। देखो हमें क्या मिलता है समझाते हैं। अगर y वर्सेस x का ये कर्व है, मतलब fx का कर्व है, ये x है ये y है, और y इक्वल टू fx का मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन का ग्राफ है। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं लोअर से अपर लिमिट तक, तो बेसिकली आपको क्या मिलता है इसमें, आपको ये मिलता है कि मान लीजिए कि ये लोअर लिमिट है इसका a, ठीक है, और ये मान लीजिए इसका अपर लिमिट है b, ठीक है। तो आपको जो है इस लोअर से अपर लिमिट के बीच में एरिया मिलता है। जैसे अगर ये a है और ये b है और ये y इक्वल टू fx का कर्व है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या मिल जाता है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो बीच का यहाँ का एरिया है ना, ये एरिया मिलता है। इसे हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व y इक्वल टू fx, एरिया अंडर दी कर्व y इक्वल टू fx बोलते हैं।
तो बेसिकली ग्राफ कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है ये मिलता है आपको। मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड पर एग्जांपल से जो है ना दिखाता हूँ कैसे होगा, पहले इसको नोट करो। चलो देखो, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है fx है, या y इक्वल टू जो fx है दैट इज इक्वल टू कोई लीनियर फंक्शन लेते हैं 2x, ठीक है ना। y इक्वल टू जो 2x है इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। इस तरह का तो कहोगे कि ये ग्राफ बनाया कैसे। ये ग्राफ आप डिफरेंट वैल्यूज लेकर के बना सकते हैं। जैसे एक तरफ आप चाहें तो x की वैल्यू ले ले, एक तरफ y की। x 0 रखोगे तो y 0 मिलेगा, x 1 रखोगे तो y 2, x 2 रखोगे तो y 4, x 3 रखोगे तो y 6, इस तरह से मिलेगा। और इन पॉइंट्स को फिर यहाँ पर पॉइंट पे प्लॉट कीजिए, जैसे 0,0 ये हुआ, इसको क्या बोलेंगे 0,0। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 1,2। तो 1,2 का मतलब हुआ कि x पर 1 और y पे 2, तो ये जैसा आ गया 1,2। फिर आगे चले गए तो ये 2,4। तो ये जो आपके पॉइंट्स है ना, इनको मिला देने से आपको क्या बन जाता है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आपका बन गया, अब इसमें हमको इंटीग्रेशन का मतलब समझना है। देखो, मान लो हमें कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx निकालो, और दिया गया 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो पहले आप नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करिए, तो ये क्या आता है x स्क्वायर 0 से लेकर 3 आएगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 9 यूनिट आया। अब इसको इसमें समझो, अगर ये ओरिजिन है तो 3 कहीं इधर होगा, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट पर अगर आप चले जाएं x इक्वल टू 3 पर, तो उस समय x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। ये हो गया 6, ठीक है। तो यहां से यहां तक का लेंथ अगर देखो तो 3 यूनिट है ये लेंथ, और ये जो हाइट है ये हाइट आपको 6 यूनिट है, ठीक है। तो ये जो रेड वाला लाइन है इसके नीचे का अगर आप ये एरिया निकालना चाहते हैं, ये एरिया, ये नीचे का एरिया, ठीक है। तो ये एरिया कितना होगा, तो देखो ये एरिया निकालोगे तो ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़े हो एरिया का, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ये ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है। तो हमने हाफ लिखा, बेस की जगह 3 लिखा और हाइट की जगह 6 लिखा, तो 18/2 9 यूनिट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ भी 9 है। तो बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन से क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन दिया रहता है उस फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में कितना ये एरिया इनक्लोज्ड है, ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैंने इंटीग्रेशन 0 to 4 किया होता तो आपका यहाँ 0 से लेकर 4 कहीं आगे होता, वहां तक के नीचे का एरिया मिल जाता, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको कर्व दिया रहे और बोला जाए कि इसका एरिया निकालो, तो आपको सिर्फ उसको कर्व को इंटीग्रेट कर देना, उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है, और एरिया जहां से जहां तक के बीच में बोला जाए वहां से वहां के बीच निकाल देंगे। क्लियर, नोट कीजिए। Thank you, sir. अभी देखो एग्जांपल करते हैं, ऐसे आएगा, फाइंड एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x between x equal to 0 and x equal to suppose 3, ऐसे ही ले लिया। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब यही हुआ कि इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है
और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते समय ये जो है आपका, ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा और ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो एरिया हमें निकालना है दैट इज 0 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx। समझे? अब इसको हम सिंपल तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा x क्यूब बाई 3 प्लस 2x का क्या होगा एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से 3, तो x क्यूब में रखेंगे तो 3 का क्यूब होगा बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर 0 रखेंगे पूरे में तो 0 ही आएगा। अब देखो ये हो जाएगा, एक 3 कटेगा तो ये 3 स्क्वायर होगा, 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा 18 आ गया। तो हमें भले इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता हो, फिर भी हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आओ कुछ और एग्जांपल करते हैं इसके। फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल टू sin x and x axis between x equal to pi by 3 and x equal to pi। ठीक है, तो भले ही क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा लिख के दे दिया है कि फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स का कुछ ग्राफ होता है, हमें वो ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, फिर भी बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए इंटीग्रेशन की यूज से हम लोग एरिया उसका निकाल लेंगे। कहां से कहां, पाई बाई 3 से पाई। तो ये जो एरिया होगा इसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट लगा देंगे जहां से दिया है, लोअर लिमिट है आपका पाई बाई 3 से, ये हो जाएगा पाई। अब इसको नॉर्मल तरीके से जैसे इंटीग्रेट करते हो वैसे इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस को बाहर ही निकाल देते हैं, और पाई बाई 3 से पाई, ये है माइनस बाहर रहेगा, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस पाई बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया माइनस कॉस पाई आपका -1 होगा, कॉस 60 1/2 होता है ना, 1/2, तो ये माइनस बाहर है, और ये दोनों को जोड़ोगे तो ये -3/2 आएगा, तो ये आ जाएगा +3/2, माइनस नहीं आएगा प्लस आ रहा है। देख लो एक बार कहीं गड़बड़ी हुआ है। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है एरिया इनक्लोज निकालना है बाय y इक्वल टू 4 - 2x एंड x एक्सिस, मतलब इन दोनों के बीच में कितना एरिया है बिटवीन इतना टू इतना। सो दिस इज योर लोअर लिमिट जो कि नेगेटिव है, और दिस इज योर अपर लिमिट। हमें इसका कोई फंक्शन का ग्राफ वगैरह प्लॉट करना नहीं आता है और करना भी नहीं है, यही तो इंटीग्रेशन की खूबसूरती है कि बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए भी आप किसी भी फंक्शन के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जरा इसको कैसे करेंगे भाई, तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ट्राई करो। पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन किसका करना है, तो 4 - 2x का इंटू dx इंटीग्रेशन करना है इसका, और इसमें लोअर लिमिट कहाँ है -2 और अपर लिमिट क्या है 4। अब देखो ये पहले आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिमिट -2 से +2, पहले 2 रखोगे तो ये आएगा 8 -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 आ गया, फिर माइनस लगा करके -2 रखोगे तो -2 रखोगे तो ये -2 रखोगे तो 4 × -2 -8 हो गया,
और फिर ये माइनस, ये वाला माइनस, और एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 ही होगा। ठीक है, तो 8 माइनस 4 4 हो गया, और माइनस ये कितना हो रहा है, 8 और 4 12 हो रहा है, तो माइनस और माइनस +12 कितना आ जाएगा 16। इतने सारे प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पर लिमिट जो है ना वो 4 लिख दिया है, 4 नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे वही तो सर 2 है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे तो 2 लिखा है ना, यहाँ पे देखो, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे 2 ही यूज किया है, तो ये ठीक है। x जहाँ जाए वहाँ पहले 2 रखेंगे। सर हाँ बोलो। सर एरिया स्क्वायर यूनिट में ना होता है? एरिया स्क्वायर यूनिट में बिल्कुल होता है। तो ये जो x है या y है, ये अगर सेंटीमीटर में हुआ तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर ये मीटर में हुआ तो ये मीटर स्क्वायर आएगा, अगर वो मिलीमीटर हुआ तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है कि x किस यूनिट में है? तो चूंकि यूनिट नहीं बोला है तो हम इसमें से कोई यूनिट यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ आंसर जो है ना नंबर में बताएंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए एरिया वाला एक और सवाल करो, ये थोड़ा सा हटके होगा। 0 से लेकर अगर 1 कहा जाए e⁻x dx, ये पहले सिंपल सा इंटीग्रेशन, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, ये एक्सपोनेंशियल है, और इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से 1, तो पहले आएगा e⁻1 माइनस e⁻0 होगा। e⁻1 को e लिख सकते हैं और e⁻0 को 1, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो 1 होगा, तो ये e - 1 आ गया। ठीक है, नाउ e इज ए नंबर जस्ट लाइक पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसी तरीके से e की वैल्यू जो है वो 2.7 होती है, तो 2.7 - 1 करोगे तो 1.7 आएगा। लेकिन हम लोग फिजिक्स में e की वैल्यू जनरली पुट नहीं करते हैं, तो फाइनल आंसर को हम लोग e के टर्म में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे e⁻x dx 0 से 1, तो अब क्या अंतर आ गया, x की जगह -x है, तो इसका भी इंटीग्रेशन यही होगा, लेकिन चूंकि x के आगे -1 मल्टीप्लाइड है तो ये -1 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स बाहर एक माइनस आ जाएगा। समझे, बाहर में एक माइनस आ गया, ये बाकी कोई अंतर नहीं है। अब रखो यहाँ पे, तो e का पावर -1 माइनस e का पावर 0। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये 1/e हो गया, e का पावर -1 को क्या लिखेंगे 1/e, माइनस e⁻0 क्या होता है 1। आप इसको चाहें तो पलट के क्या लिख सकते हैं 1 - 1/e। समझ में आया? अब मान लो e⁻−x ही है, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं फिर से, लेकिन लिमिट थोड़ा सा हटके है, 0 to ∞ है, तो इसको ट्राई करो तो क्या होगा, पहले ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। पहले इस नंबर को समझो, अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर जैसे 3, इसका पावर अगर माइनस में हो और बहुत लार्ज नंबर हो जैसे -100, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0। क्योंकि वो कैसे, क्योंकि ये असल में 1/3 का पावर 100 है, और 3 का पावर 100 इज ए वेरी लार्ज नंबर। 1 अगर आपको कहा जाए वेरी लार्ज नंबर, तो आप इसको नहीं मान सकते कि दिस इज ऑलमोस्ट 0, नहीं। 1 मान लीजिए 100 लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं 0.01, लेकिन अगर मैंने लिख दिया 1 इस तरह से बहुत सारा 0, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही तो मानोगे। तो जब भी किसी नंबर का पावर बहुत हाई हो और माइनस में चला जाए तो वो नंबर नेग्लिजिबल हो जाता है, समझे। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इसमें करेंगे, देखो कैसे करेंगे। e⁻−x का तो यही ऊपर में जैसे लिखा है वैसे इंटीग्रेशन होगा, ये हो गया 0 से ∞। ठीक है, माइनस को बाहर रहने दो,
अब ये e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी आएगा, e टू दी पावर ऐसे x की जगह क्या लिखोगे माइनस इंफिनिटी। तो ये जो टर्म है ना ऐसे लिखा नहीं जाता है, इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर। मन में सोचो जैसे 4 लाख 5 लाख 10 लाख, e टू दी पावर माइनस 10 लाख, तो दिस थिंग विल बिकम जीरो, माइनस e टू दी पावर जीरो, ठीक है ना। एक्चुअली इस तरह से e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी लिखना गलत माना जाता है, दिस इज मीनिंगलेस स्टेटमेंट, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको सीधे वैल्यू लिख दिया इसका जीरो। अब ये माइनस हो गया, ये जीरो हो गया, और e टू दी पावर जीरो 1 होता है, तो कितना आ गया +1 आ गया। क्लियर? यह आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए, और कल की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा कल पूछ लेना।